स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, नेट, बीपीएससी, जेआईसी, जेडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगले महीने टीजीटी की परीक्षा है और अ, मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ लोगों की परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी होगी और बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने सिर्फ पीजीटी की परीक्षा होगी। तो आप सभी तैयारी करते रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपके दोस्त भी कोई हो तो उन्हें आप शेयर जरूर करें वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहे हैं कि विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है। तो आपको ये बताना है कि विष्णुकांत शास्त्री जो है इनकी प्रसिद्ध जो काव्य कृति है उसका नाम क्या है, उसका नाम आपको जो है वो बताना है। विकल्प ए में कह रहा है कि पूजा, बी में कहे शुभ्रा, सी में कह रहा है कुछ चंदन की कुछ कपूर की और डी कह रहा है कि दोपहरिया के फूल। तो आपको पहले सवाल का उत्तर जो है वो बताना है। तो पहले सवाल का उत्तर हो जाएगा कुछ चंदन की कुछ कपूर की। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है। ए कह रहा है पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना, बी कह रहा है कि पाठकों को गंभीर हास्य प्रदान करना, सी कह रहा है पाठकों की भाव जड़ता को तोड़ना और डी कह रहा है कि पाठकों में विडंबनाओं के प्रति आक्रोश और घृणा जगाना। तो आपको ये बताना है कि परछाई के निबंधों व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है। देखिए इनके व्यंग्यात्मक लक्ष्यों का निबंध है पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखों खोलना। विकल्प ए जो है दूसरे का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे में। तीसरे में कह रहा है कि इनमें कौन सा विकल्प संगत है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प संगत है। ए कह रहा है आपका बंटी निर्मल वर्मा, बी कह रहा है अंधायुग मोहन राकेश, सी कह रहा है परिवार विवेकी राय और डी कह रहा है सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो संगत विकल्प है। देखिए ए विकल्प असंगत है, बी भी असंगत है, सी भी असंगत है, डी जो है वो संगत विकल्प है। विकल्प डी सही हो जाएगा। आपका बंटी जो है वो मन्नू भंडारी का है, अंधा युग जो है वो आपका धर्मवीर भारती का है, परिवार जो है वो रामदास मिश्र का निबंध है। तो तीनों असंगत हैं जबकि चौथा जो है आपका संगत है। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे में। चौथे में करें कि छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित साहित्य के अनुकरण निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। ये कह रहा है बंगाल की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया। बी कह रहा है कि बंगला का छायावादी साहित्य उतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुसरण किए बगैर हिंदी के कवि रह नहीं सके। सी कह रहा है कि हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोट की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं। और डी कह रहा है कि बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रसारित करते हैं। तो इस संदर्भ में जो विकल्प सही है उसके बारे में पूछा है। तो इसके संदर्भ में विकल्प जो सही है वो विकल्प डी सही है। छायावादी युग नाम का कोई युग जो है वो बांग्ला साहित्य में हमें देखने को नहीं मिलता है। यह एक आधारहीन कल्पना है जो कि हिंदी आलोचक ऐसा मत जो है वो क्या करते हैं, वो प्रसारित करते रहते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर पांचवे में। पांचवे में कह रहे हैं कि शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सुक्ति परक अभिमत इनमें से किसका है। तो पांचवें का उत्तर बताना है कि यह अभिमत जो है वो किसका है। ए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी डॉक्टर राम कमल राय, सी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र और डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो पांचवें का उत्तर बताना है कि पांचवें का उत्तर क्या सही होगा। यह सुक्ति परक जो अभिमत है ये किसके द्वारा कहा गया है। तो ये डॉक्टर राम कमल राय का है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। छठवें में कह रहा है कि उत्तर भारत में देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीनतम एवं सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पाया जाता है। तो छठवें में आपको ये बताना है कि उत्तर भारत में देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीन एवं सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो कहाँ पाया जाता है। ए कौशाम्बी, बी कालीकट, सी कन्नौज और डी मगध। तो छठवें का उत्तर बताना है कि उत्तर भारत में देवनागरी के सबसे प्राचीन सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। कौशाम्बी में, कालीकट में, कन्नौज में या मगध में। तो ये उत्तर आपका कन्नौज हो जाएगा, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा सवाल नंबर छठवें का। अब आते हैं सवाल नंबर सातवें पर। सातवें में कह रहा है कि बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया। तो आपको ये बताना है कि बंगदूत नामक पत्र जो है वो हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया। ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी राजा राम मोहन राय, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी पंडित जुगल किशोर।
तो आपको ये बताना है कि बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? तो बंगदूत नामक हिंदी पत्र जो है वो राजा राममोहन के द्वारा राय के द्वारा निकाला गया। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं 8वें नंबर में, कह रहे कि भ्रमर गीत नाम से सूर्य के काव्य को किसने संपादित किया है? आपको ये बताना है कि भ्रमर गीत नाम से सूर्य के काव्य को किसने संपादित किया है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी श्याम सुंदर दास। तो आपको 8वें में बताना है कि भ्रमर गीत नाम से सूर्य के काव्य को किसने जो है वो संपादित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा सवाल नंबर 8वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 9वें का। 9वें में कह रहे हैं कि मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। किसके विचार हैं? 9वें में आपको बताना है कि मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। ये विचार किसका है? ए सुमित्रानंदन पंत, रामविलास शर्मा, सी करा आचार्य कुंतक और डी करा श्रीनिवास दास। तो आपको ये बताना है कि मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। यह विचार किसका है? पंत का है, रामविलास शर्मा का, आचार्य कुंतक या श्रीनिवास दास का। तो ये विचार जो है वो सुमित्रानंदन पंत का है। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा 9वें का। 10वें में कह रहे हैं कि आलोचक की आस्था किसकी कृति है? आपको ये बताना है कि आलोचक की आस्था ये कृति किसकी है? ए आचार्य शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी मुक्तिबोध। तो आपको 10वें में बताना है कि आलोचक की आस्था ये कृति किसके द्वारा लिखित है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र की है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 10वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 11 में। 11 में कह रहे हैं कुट्टी चातन के उपनाम से किसने व्यक्तिपरक निबंध लिखे हैं? आपको ये बताना है कि कुट्टी चातन नाम से जो है उपनाम से किसने व्यक्तिपरक निबंध जो है वो लिखे हैं या जिनके निबंध छपे हैं? ए कह रहा है मुक्तिबोध, बी अग्नि, सी भारत भूषण अग्रवाल और डी नेमीचंद जैन। तो आपको ये बताना है कि कुट्टी चातन जो उपनाम है या इसको आप छद्म नाम कह सकते हैं, किसके जो है व्यक्तिपरक निबंध छपते थे? मुक्तिबोध के, अज्ञे के, भारत भूषण अग्रवाल या नेमीचंद जैन। तो ये निबंध छपते थे अज्ञे के इस नाम से। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 12 नंबर में कह रहे हैं कि डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है? तो आपको ये बताना है कि डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना इसमें से कौन है? ए हिंदी भाषा की उत्पत्ति, बी आचरण की सभ्यता, सी गेहूं बनाम गुलाब, डी भाषा की शक्ति। तो आपको बताना है कि संपूर्णानंद की रचना जो है इसमें से कौन है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब या भाषा की शक्ति। तो उत्तर इसका हो जाएगा भाषा की शक्ति। विकल्प डी हो जाएगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी की है और आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है और गेहूं बनाम गुलाब जो है वो बेनीपुरी जी का निबंध है। अब आते हैं सवाल नंबर 13। 13 में कह रहे हैं कि कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? 13 में आपको बताना है कि कहानी के लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? ए यथासंभव तुक और लय का ध्यान, बी भाषा शैली और प्रस्तुति की मौलिकता, सी अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता और डी वर्णनात्मक और संवाद। तो आपको बताना है कि कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है? यथासंभव तुक और लय का ध्यान, भाषा शैली और प्रस्तुति की मौलिकता, अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता, वर्णनात्मक और संवाद। किसकी आवश्यकता जो है वो नहीं होती है? तो यथासंभव तुक और लय का ध्यान जो है इसमें नहीं रखा जाता है। ये इसके गुण नहीं होते हैं, इसलिए विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। अब आते हैं सवाल नंबर 14 में। 14 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सी रचना जो है वो नाट्य काव्य नहीं है? तो 14 में आपको बताना है कि कौन-सी रचना जो है वो नाट्य काव्य नहीं है। ए कह रहा है अग्निलीक, बी कह रहा है परशुराम की प्रतिज्ञा, सी कह रहा है अंधा युग और डी कह रहा है कि एक कंठ बिस्पाई। तो आपको ये बताना है कि कौन-सी रचना जो है वो नाट्य काव्य इसमें से नहीं है। अग्निलीक नहीं है, परशुराम की प्रतिज्ञा नहीं है, अंधा युग नहीं है या कंठ बिस्पाई नहीं है। तो अगर इसमें नाट्य काव्य देखा जाए तो परशुराम की प्रतिज्ञा जो है वो नाट्य काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी अग्निलीक, गंधर्व और एक कंठ बिस्पाई ये तीनों जो है वो नाट्य काव्य हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ कि अग्निलीक, गंधर्व और एक कंठ बिस्पाई ये तीनों नाट्य काव्य किनके द्वारा लिखे गए हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 15 में। 15 में कह रहे हैं कि अभी सुनबे गुलाब, भूल मत पाई खुशबू रंगो आप। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? तो आपको बताना कि इन पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रगतिवादी कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि अबे सुनबे गुलाब, भूल मत पाई खुशबू रंगो आप, ये जो है काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है?
प्रगतिवादी कविता से है, प्रयोगवादी कविता से है, समानांतर कविता से है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस पंक्ति इन पंक्तियों का संबंध जो है वो प्रगतिवादी कविता से है, तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर किसका? सवाल नंबर 15 का। अब आते हैं सवाल नंबर 16 में। 16 में कह रहे हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो 16 में आपको ये बताना है कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, इस पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी हनुमान, सी लक्ष्मण और डी विभीषण। तो इसका जवाब आपको देना है कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, इसमें किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? निराला की, हनुमान की, लक्ष्मण की या विभीषण की। तो इसमें निराला के जीवन की अभिव्यक्ति मिलती है, विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये पंक्ति है। अब 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, इस उक्ति के लेखक कौन है? तो आपको 17 में बताना है कि ये उक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है? भामह, दंडी, उद्भट या रुद्रट के द्वारा। तो ये बताना है कि ये पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी है। तो 17 में अगर देखा जाए तो ये पंक्ति भामा के द्वारा लिखित है। विकल्प ए इसका उत्तर सही हो जाएगा 17 नंबर सवाल का। अब आते हैं सवाल नंबर 18 में। 18 में करें कि जयशंकर प्रसाद की महुआ कहानी किसके बारे में है? आपको ये बताना है कि जयशंकर प्रसाद की कहानी महुआ किसके बारे में है? ए रईसों द्वारा गरीबों के शोषण की, बी अशिक्षित समुदाय की, सी अंधविश्वास की और डी शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। तो आपको बताना है कि इनकी कहानी जो मधुआ है, ये किसके बारे में है? तो ये शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में लिखी गई कहानी है। अर्थात 18 का विकल्प डी जो है उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19 में। कह रहे हैं कि सूक्ष्मतावाद की विशेषता नहीं है। तो आपको ये बताना है कि सूक्ष्मतावाद की विशेषता क्या नहीं है? ए कह रहा है प्रकृति पर्यवेक्षण नहीं है, बी प्रेम चित्रण, सी कथा गीत प्रयोग और डी कह रहा है ब्रज भाषा में रचना। तो आपको बताना है कि इसकी जो विशेषता क्या इनमें से नहीं है? इन चारों में से कौन-सी विशेषता जो है वो सक्षमतावाद में नहीं पाई जाती है? तो देखिए प्रकृति पर्यवेक्षण नहीं है, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग, ब्रज भाषा में रचना। तो ब्रज भाषा में रचना जो है इसकी विशेषता जो है वो नहीं है, ये विशेषता इसमें नहीं पाई जाती है। 20 में कह रहा है कि चंपू के 2 भेद हैं। आपको बताना है कि कौन-कौन से भेद हैं? सवाल नंबर 19 का विरुद्ध और कपालक, बी कह रहा है विरुद्ध और कुलक, सी कह रहा है विरुद्ध और ब्रजया और डी कह रहा है कि विरुद्ध और क्रमभक। तो आपको ये बताना है कि चंपू के 2 भेद कौन-कौन से होते हैं? तो चंपू के 2 भेद जो विकल्प डी है विरोधक और क्रमभक, ये दोनों चंपू के भेद होते हैं। तो विकल्प डी जो है सवाल नंबर 20वें का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 में क्या है कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो 21 में आपको ये बताना है कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? ए कह रहा है विदग्धता, बी कह रहा है व्यंजना, सी चारुता और डी चमत्कार का। तो आपको बताना है कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है तो प्रसाद के काव्य में तो अभिव्यंजना का वैभव मिलता है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 21 का। अब आते हैं सवाल नंबर 22। 22 में कह रहे हैं कि सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो आपको ये बताना है कि जो सोया हुआ जल उपन्यास है इसकी विषय वस्तु क्या है? ए कह रहे भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की कहानी, बी कह रहे कि एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी, सी कह रहे कि सामाजिक विसंगतियों का वर्णन और डी कह रहे काशी का इतिहास। तो आपको 22 नंबर में बताना है कि सोया हुआ जल जो है उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु है एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी अर्थात विकल्प बी जो है उत्तर सही हो जाएगा 22 का। अब आते हैं सवाल नंबर 23 में। 23 में कह रहे कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस संबंध में जयशंकर इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? आपको बताना है कि कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को जो है वो मुख्य रूप से उठाया गया है? ए गोदान, बी अमृत और विष, सी नदी के द्वीप और डी चित्रलेखा। तो आपको बताना है कि पाप और पुण्य की समस्या का पाप और पुण्य की जो समस्या है, इस तरह की समस्या का जो है चित्रण वो कंकाल उपन्यास में किया गया है जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। तो आपको ये बताना है कि ठीक किसी तरह की समस्या और किस उपन्यास में उठाया गया है? गोदान में, अमृत और विष में, नदी के द्वीप में या चित्रलेखा में? तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्रलेखा में। चित्रलेखा में भी पाप और पुण्य की समस्या को उठाया गया है। भगवती चरण वर्मा का यह उपन्यास है।
अब आते हैं सवाल नंबर 24 में। 24 में कह रहा है कि ग्रामीण जीवन को सांस्कृतिक गरिमा प्रदान करने के लिए फुलेश्वर नाथ ने अपनी रचनाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया उसमें है। ए कह रहा है शुद्ध तत्सम शब्दावली का प्रयोग, बी बनावटी भाषा का प्रयोग, सी ग्रामीण मुहावरे तथा आंचलिक शब्दावली का प्रयोग और डी ठेठ हिंदी का प्रयोग। तो 24 में आपको ये बताना है कि ग्रामीण जीवन को सांस्कृतिक गरिमा प्रदान करने के लिए रेणु ने अपनी रचनाओं में जिन भाषा का प्रयोग किया उसमें क्या होगा उत्तर? शुद्ध तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया, बनावटी भाषा का प्रयोग किया, ग्रामीण मुहावरों और आंचलिक शब्दावली का प्रयोग किया या ठेठ हिंदी का प्रयोग हुआ। तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, ग्रामीण मुहावरों तथा आंचलिक शब्दावलियों का प्रयोग किया उन्होंने। अब बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 में कह रहा है कि विशिष्ट शैलीकार होने के कारण रामवृक्ष बेनीपरी को कहा जाता है। तो आपको बताना है कि विशिष्ट शैलीकार होने के कारण रामवृक्ष बेनीपरी को क्या कहा जाता है? कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, कलम का जादूगर या कलम का रक्षक। तो आपको ये बताना है कि बेनीपुरी जी को क्या कहा जाता है? कलम का सिपाही कहा जाता है, कलम का मजदूर कहा जाता है, कलम का जादूगर कहा जाता है या कलम का रक्षक कहा जाता है। तो देखिए बेनीपुरी जी को कलम का रक्षक कहा जाता है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 25 का। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।